हेलो। हेलो मधुमिता। हेलो सर, कैसे हैं? हाँ एकदम हेलो। मेरा वीडियो तो ऑन कीजिए। अभी एक गुड मिनट। इवनिंग ऑल ऑफ यू। फाइन। गुड इवनिंग। और वहाँ कोरोना कैसे चल रहा है? जो जो जोरों शोरों से है। भगवान बचाए। हाँ अरे बस ऐसे बच के रह रहे हैं घर बैठ के। सबका हाल यही है। हाँ घर बैठो और बचो। और ऑनलाइन क्लासेस करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस। और तेरा कैसे चल रहा है? ठीक ही चल रहा है, घर पर ही है सर। अच्छा अभी तो वहां जा नहीं रही ना? नहीं, वहाँ नहीं जा रही हूँ अभी। और घर पर ही डांस क्लास वाला सब चल रहा है। ओके ये ओके। वो ठीक है बेटा, घर पे ही करो। हाँ, गुरुजी भी बोल दिए ना। ये देखिए अच्छा। ना, बीए का इतना बड़ा क्लासेस चल रही है मेरी। ओ तुम तो वीडियो ऑफ किया हुआ है। हाँ। अच्छा, ये देखिए वीडियो। हाँ, हाँ हाँ हाँ। बीए की क्लासेस डांस की चल रही है। ये बातें न, और हाँ, कौन सा लिखा था तूने? भारतीय भारतनाट्यम। हाँ। ओके 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 ओके। तो अभी तो 2 बजे इसका क्लास खत्म हुई है, 11 बजे से। अच्छा। फिर थोड़ी सी सो ली खाना खा के, फिर अभी इनकी क्लास होगी। बहुत दिनों बाद मिले हम लोग हैं। हाँ बहुत दिन बाद मिले हम लोग हैं। हाँ, ऑनलाइन बहुत दिन बाद। हाँ। और कोई नहीं है हमारे ग्रुप में क्या? नहीं और तो नहीं है मेरे ख्याल में। आई डोंट थिंक हाँ, सो। सब सुन रहे हैं हमारी बात। वाह 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 वाह। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपकी म्यूट क्यों हुई है सर? हाँ म्यूट। अभी पेशेंट मत देखना कोई भी। नहीं बहुत नहीं, अभी रिस्की है। नहीं, अभी कोई पेशेंट नहीं देखने वाला। बहुत रिस्की है। नहीं, दीदी अलाउ नहीं करेगी ना। हाँ। मेरी तो रोहिणी से जाने में ही मुझे 2.5 घंटे लगते हैं। ओहो। बहुत दूर हो गए।
सच्ची। शर्मा सर आए नहीं। नहीं, अभी तक तो शुरू नहीं हुआ ना। ये निशा जी है फ्रॉम। सारे चुप चुप क्यों बैठे हुए हैं? हम दोनों ही गफोड़े हैं। हेलो मैम, आई एम हेलो, दीपक फ्रॉम बिहार। कहाँ से सर? बिहार, नवादा अच्छा, डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, दिस इज माय फर्स्ट मीटिंग। ओके ओके मैम। ओके। नहीं नहीं, सर भी है, संजय सर भी है। हम लोग पहले सेशन में मिल चुके थे ना। नहीं मैडम, दिस इज माय फर्स्ट मीटिंग। इट्स ओके, नेवर माइंड। सबकी फर्स्ट मीटिंग है इसमें, सेकंड लेवल में सबकी है। ओके, आई एम दीपक कुमार। हाँ, हेलो, आई एम संजय शर्मा। आई एम दीपक कुमार। बहुत अच्छा लगा मिलके आपको दादा। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। दीपक सर, आप प्रोफेशनल की डॉक्टर हैं क्या? यस मैम, डॉक्टर विथ टीचर। अच्छा, कौन सा पढ़ाते हैं सर? आई एम मिडिल स्कूल। अच्छा, मिडिल स्कूल। डॉक्टर किसमें? एक्यूप्रेशर एंड बायोकेमिक हेम्योपैथिक आयुर्वेदा, माय लाइफ स्टाइल। ओके, वेरी गुड। फिर जी सर। जी अखिल भारती से। हेलो एवरीवन। तो अभी पर गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आई होप आप सभी घर पे एकदम स्वस्थ होंगे। कोविड की वजह से हम तो क्या पिछले सीजन से ही हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो अपन सब जुट पा रहे हैं इस मौके पे। तो आज अपन वापस एक नए सिरे से कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। शर्मा सर भी अपने साथ में जुड़ चुके हैं। तो अभी एक्यूप्रेशर का आज बेसिक अपन को अल्टरनेटिव मेडिसिन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज है, उनके बारे में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शर्मा सर का मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर पीपी शर्मा जी लाइव आए। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। गुड इवनिंग सर। सर कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, बिल्कुल आनंद। आप अरे, बताइए। वाह, सब बढ़िया। अभी बस आप सबसे मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो सर। हाँ, ओहो, कैसी हो तुम? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास। बस तो फिर सभी फर्स्ट क्लास, तुम फर्स्ट क्लास तो सब फर्स्ट क्लास। थैंक यू। तो आप लोगों का स्वागत। और अब मैं ये दिनेश जी, इसको जो है ये इस पर म्यूट कर देते हैं हम। हाँ, बाकी सब लोग म्यूट हो जाएं ताकि हम अपनी बात करें। योरसेल्फ अपना एक बार म्यूट हो जाए, तो एक बार डिस्कशन हो जाए, हाँ। फिर अपन वापस। और ये क्या ऑन यूट्यूब पे लाइव है क्या दिनेश जी? हाँ, यूट्यूब पे भी है सर ये। अच्छा, क्योंकि मैं देख रहा था इधर लाइव आया हुआ। हाँ, ठीक है, तो हम लोग बात शुरू करते हैं अपनी। आप सभी का मैं स्टेप्स टू हेल्थ और एक्यूप्रेशर संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं अपनी बात शुरू करूं अल्टरनेटिव थेरेपीज पर। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि जिस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और हम ये भी पढ़ेंगे कि इसको पढ़ने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं, और आज के रेफरेंस में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इन सारे रेफरेंसेस पर, अल्टरनेटिव थेरेपीज पर हम बात करेंगे, जिसमें एक्यूप्रेशर, मैग्नेट, कलर, साउंड, इन सारी थेरेपीज को मिला करके जो अल्टरनेट
थेरेपीज का एक कॉन्सेप्ट हमारे बीच में आया है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि इस कोरोना पीरियड में आप लोग अपनी इम्यूनिटी बचाए हुए हैं और आप सब सुरक्षित हैं और आप दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आज के इस रेफरेंस में जब चारों तरफ एक ऐसा माहौल है कि अगर आप यूं देखें तो ऐसा लगता है जैसे WHO ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, सारे मेडिकल डिपार्टमेंट्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, डॉक्टर्स ने चुप्पी साध ली है, दवाइयां कहीं कोई काम नहीं कर रही है और सब के सब किसी चीज पर निर्भर कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इम्यूनिटी समझना जरूरी है कि इम्यूनिटी चीज क्या है। इस वक्त हर आदमी एक बात कहता है, आप अपनी इम्यूनिटी बचा के रखिए। अगर आप इम्यून नहीं हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं। दुनिया की कोई दवा आपको ठीक नहीं कर सकती, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। ये तो एक वायरस है और ये जो वायरस है, आपने एक रावण का कॉन्सेप्ट देखा होगा जिसके 10 मुंह होते हैं, मतलब 10 चेहरे। आपको इस वायरस के भी कई वेरिएंट मिलेंगे, इसके कई चेहरे हैं। एक चेहरे से आप लड़ते हैं तो वो दूसरा चेहरा लेकर के आपके सामने आ जाता है। बचना आपको ही है। अब आप एक चीज तो समझ रहे होंगे कि एक वर्ड जिसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं, वो इम्यूनिटी इतना क्यों छाया हुआ है। तो हम सबसे पहले इम्यूनिटी पे बात करते हैं। इम्यून क्या है? इम्यून का मतलब होता है आप में कितनी ताकत लड़ने की है, आप कितनी सर्वाइबिलिटी पावर है आपकी, आप कितने पावरफुल हैं कि आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप में लड़ने की ताकत कहां से आएगी? इम्यूनिटी। और अगर आप एक सर्वे देखें, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें दुनिया में जितने लोगों के कोरोना से मरने की दर है, परसेंटेज ऑफ डेथ, वो इंडिया की सबसे कम है आज की डेट में भी। ये जो ग्राफ है, इसके कम होने का क्या कारण है? जबकि हमारे यहाँ की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी होने के बावजूद हम लोग लड़ पा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि लड़ने की ताकत कहां से आई है और कौन ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं और कौन कम इफेक्टेड हो रहे हैं। आपने देखा होगा इम्यून कौन कर रहा है? इम्यून वो कर रहा है जो नेचर के साथ रहता है। ये फैक्ट फिगर्स हैं अब कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की पावर कितनी है, आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कितना है। अब आपके पास एक ही यंत्र है नापने के लिए कि आप अपनी बॉडी का ऑक्सीजन नापिए। बाबा रामदेव जी ये कहते कहते थक गए कि आपको प्राणवायु की जरूरत है, और प्राणवायु प्राणायाम से आता है। एक चीज, मूल मंत्र आपके ये चीज समझ आ जाना चाहिए कि बॉडी को प्रचुर मात्रा में, एक सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल सही नहीं है तो आप मान के चलिए कि आप बीमार होने वाले हैं। तो ऑक्सीजन लेवल क्यों गिरने लगा? ऑक्सीजन लेवल के गिरने का कारण क्या रहा? आपके फेफड़े इतने कमजोर कैसे हो गए कि वो एक छोटे से वायरस के आघात को झेल नहीं पा रहे।
दिनेश जी ये डबल साउंड क्यों आ रही है? दिनेश जी डबल साउंड क्यों आ रही है? तो जब हम ये देखते हैं कि आपकी बॉडी, आपकी बॉडी, दिनेश जी ये साउंड वापस रिबाउंड होके आ रही है। बार बार 1 मिनट होल्ड करना है ये म्यूट। अब करना सर। हाँ, तो मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं कि क्यों आपकी बॉडी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्यों गिर जाता है, आपके लंग्स इतने पावरफुल क्यों नहीं हैं, और वर्ल्ड के कंपैरिजन में हमारा पावर इतना ज़्यादा क्यों है कि हम सरवाइव करते हैं बगैर किसी दवा के, बगैर किसी बीमारी के। आपको पता है आज की डेट में हर कोरोना पेशेंट के पास में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, और अब वो सारी चीजें सामने आ रही है कि ऑक्सीजन की क्षतिपूर्ति कैसे की जाए अगर आप इमरजेंसी में हैं। तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा हथियार डालने वाले लोग वही हैं जिन्होंने हमारी बॉडी को डिपेंडेंट कर दिया है किसी और के लिए कि वो हमारा ट्रीटमेंट करेगा तब हम ठीक होंगे, हम अपने आप ठीक नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो ये कि दवा काम नहीं कर रही, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट काम नहीं कर रहा, सारे दवाइयाँ इक्विपमेंट सबके होते हुए इतनी पढ़ाई करने के बावजूद, अभी जैसे मधुमिता, आई थिंक मैं कुछ बातें आप लोगों की सुन रहा था, मुझे ये सुनाई पड़ा कि गंगाराम हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने सुसाइड किया। आप सोचिए एक आदमी कितना विवश हो गया होगा जब उसके सामने कोई पेशेंट मर रहा हो और वो सारी डिग्रियों को लेने के बावजूद उसको स्वस्थ नहीं कर पा रहा हो, वो अपने आप को लाचार महसूस कर रहा हो, आपके पास में लड़ने के यंत्र नहीं हो, और लड़ने के यंत्र हो तो वो कारगर नहीं हो, वो किसी पर काम नहीं आ रहे हो, आपके पास में कोई दवा ऐसी नहीं है जो उस पेशेंट को ठीक कर सके। ये जो वैक्सीनेशन आया है ये आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है, ये उस वायरस को मारने के लिए नहीं है। शायद आपको भी इस बात का पता होगा। तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, और वो चीज आपकी बॉडी को देना चाहते हैं जिससे आप लड़ सकें। तो आप बताइए लड़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? लड़ने के लिए चाहिए हमें ताकतवर हिस्सा बॉडी का जो लड़ता है। अगर मैं ये कहूं कि आपके बॉडी के पास में 4 हिस्से हैं, एक सर है, हेड एरिया, एक चेस्ट एरिया, एक स्टमक और एक लोअर लिम्ब पोर्शन। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए हेड एरिया केवल सोचने समझने का काम करता है, चेस्ट एरिया है जो आपकी इम्यूनिटी और ताकत बढ़ाता है, और इस बीमारी ने अटैक क्या किया, कहाँ किया है? आपके चेस्ट एरिया पे अटैक किया है। इसका मतलब आप कमजोर कहां से हुए हैं? आप चेस्ट एरिया से कमजोर हुए हैं। कोई भी आकर आप पर आक्रमण कर देगा, आपके बॉडी का चेस्ट एरिया कमजोर है। अब चेस्ट एरिया को कैसे ठीक किया जाए? चेस्ट एरिया को ठीक करने के लिए आपको पता है कि हमारे चेस्ट एरिया के जो ऑर्गन्स हैं, चेस्ट एरिया में हमारे पास में 2 सिस्टम मुख्य रूप से, आपको पता है एक नई टर्म भी और सुन रहे होंगे आप, हमारा सिस्टम फेल हो गया है। आप सब न्यूज चैनल वाले एक ही बात बोल रहे होंगे, हमारा सिस्टम फेल हो गया है। अब यहां पर सिस्टम का अर्थ सरकार को लगाया जाता है। हमारी सरकार फेल हो गई है, उनका ये कहना है, सिस्टम फेल हो गया है। सिस्टम का मतलब क्या होता है?
सिस्टम का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक नॉलेज। सिस्टमेटिक, आपको पता है साइंस के डेफिनेशन भी यही कहती है, ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द थिंग इज नोन एज ए साइंस। अगर आप किसी चीज का क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपका सिस्टमेटिक जानकारी, तो आपको ये सिस्टमेटिक जानकारी होनी चाहिए कि आपके शरीर में अभी जो हिस्सा कमजोर हो रहा है वो हिस्सा आपका चेस्ट एरिया है। चेस्ट एरिया में ताकत होती है और चेस्ट एरिया में दो सिस्टम प्रमुख रूप से काम करते हैं। दो सिस्टम, इसमें एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप ये देखिए, दो सिस्टम अगर हमारे मजबूत होते तो हमें कोरोना परास्त नहीं कर सकता था, हम कोरोना से हारते नहीं। कोरोना से वो आदमी हार रहा है जिसके ये दो सिस्टम कमजोर हैं। कौन से दो सिस्टम? एक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो वो अटैक झेल नहीं पा रहा है, और दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप देखिए, आपके बॉडी में लड़ने वाले अंग जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो ये दो ही अंग हैं जो आपकी बॉडी को इम्यून करते हैं। बाकी सब इसके सपोर्टिव हैं। आपको पता है लड़ता कौन है? लड़ता सिपाही है। सहयोग कौन करते हैं? सहयोग करती है पूरी मशीनरी। हमारे सारे शरीर के अंग सहयोग करते हैं चेस्ट एरिया को, तो हमारा चेस्ट एरिया लड़ता है। यहां पर हम बगैर हथियार के, बाहरी हथियार के, शरीर को कैसे इतना मजबूत करें कि वो लड़ने पे आमादा हो जाए और आपके शरीर को बचाए रखे। तो आप देखिए कि जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन से बिंदु ऐसे हैं जो आपके शरीर की इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। इम्यूनिटी, पहला उदाहरण आपको दूं तो पहला उदाहरण यह है कि नंगे पांव चलने वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी होती है। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करने का मीनिंग ये है, जो आदमी नंगे पांव चलता है वो आदमी ज्यादा स्वस्थ रहता है। पहला फॉर्मूला। अब वो सारे देश जिन्होंने नंगे पांव चलना किसी भी हाल में बंद कर दिया था, वे सब इसकी चपेट में ज्यादा हैं और इससे ज्यादा मरते हैं। हमने भी ये किया। हमने क्या किया? हमने भी ये किया कि नंगे पांव चलने की आदत छोड़ दी। उनके देखने के अनुसार, उनको हमने देखा, हमारे में ये गलतफहमी हो गई कि वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा नॉलेज वाले, ज्यादा समझदार और विज्ञान को ज्यादा समझने वाले लोग हैं। आपको आश्चर्य होगा, ह्यूमन बीइंग्स के अलावा, केवल मनुष्य के अलावा कोई भी एनिमल किंगडम का कोई भी जानवर जूता या चप्पल पहनता है क्या? हमने क्यों शुरू कर दिया? हमने इसलिए शुरू कर दिया कि हम तो ये सोच रहे थे एक छोटे से लाभ में आप अपनी बड़ी हानि करवा देते हैं। छोटा लाभ क्या? एक स्मॉल प्रॉफिट में आप बड़ा लॉस करते हैं। आपको पता है चप्पल इसलिए पहनना शुरू किया आदमी ने कि धूप में उसके पांव नहीं जलेंगे और पांव में उसको कांटे नहीं लगेंगे। अगर वो उबड़ खाबड़ जगह पर चल रहा है
तो उसके पाँव में तकलीफ नहीं होती। आप देखिए, ये एडजस्टमेंट दुनिया के किसी जानवर ने नहीं किया। क्यों? उसको हमने तो अपने लिए सड़कें भी बनवा ली है, हमने तो अपने लिए रास्ते भी साफ करवा लिए हैं, हमने तो घर के अंदर आंगन भी पक्का करवा लिया है, हमने तो इतनी सारी सुविधाएं जुटा ली है, उसके बावजूद हमें चप्पल चाहिए, जूता चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर करने में सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा जो रोल रहा है, वो हमारे जूते और चप्पल के पहनने का रहा है। आपको आश्चर्य होगा, अस्थमा के जितने पेशेंट्स हैं वो सब के सब वो पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपने जूते चप्पल छोड़ दिए थे। आपको पता है, एक वक्त छोटे बच्चों को कोई बीमारी नहीं होती थी अस्थमा की। अस्थमा इम्यूनिटी से संबंधित, आपको पता है सबसे ज्यादा सांस फूलने लगती है अस्थमेटिक पेशेंट की। इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम अस्थमेटिक पेशेंट का कमजोर होता है। अब आप सोचिए कि पहले तो हम 5-6 साल तक के बच्चे को तो जूते की समझ ही नहीं होती थी कि जूता होता क्या है। उस समय इम्यूनिटी आपके बॉडी की बन रही होती है, आपकी बॉडी तैयार हो रही होती है कि आप कितने लंग्स को मजबूत कर पाएंगे। आप उस वक्त अपनी इम्यूनिटी कमजोर कर लेते हैं। कैसे कमजोर करते हैं? छोटे से छोटे बच्चे को आप जूता और चप्पल पहनाते हैं, पांव जमीन पर नहीं रखने देते। जब आप रिफ्लेक्सोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पांव के कौन से हिस्से में लंग्स और हार्ट के पॉइंट्स हैं जिनको जमीन पर पांव के रखते ही वो एक्शन में आते हैं। ये दो ही ऑर्गन हैं, आपके बॉडी के दो सिस्टम हैं जो लगातार दबते रहते हैं, फैलते सिकुड़ते हैं। ये फैलने सिकुड़ने का काम कौन से दो अंग कर रहे हैं? लंग्स और हार्ट। इन पर निरंतर दबाव पड़ता रहना चाहिए। जब भी, जैसे ही आपका पांव जमीन पर पड़ता है, आपके लंग्स और हार्ट वाला हिस्सा दबना शुरू होता है। पहले दबता है, जैसे ही आप पांव उठाते हैं वो फिर फैलता है, फिर आप पांव जमीन पर रखते हैं वो फिर दबता है, फिर फैलता है, फिर दबता है, फिर फैलता है, फिर दबता है। तो आपके चलने से ही, पांव जमीन पर रखते ही आपका हार्ट और लंग्स दोनों अपने काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आप देखिए, किसी व्यक्ति को जगाने के लिए आप उसको ऐसे हिला करके, दबा करके और आप उसे उठाते हैं, ऐसे करके उठाते हैं। इसका मतलब अलर्ट करने के लिए उसको जगाना पड़ता है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ये जो रास्ते में कंकर आते हैं, आपके जमीन पर जो छोटे छोटे से ऐसे टुकड़े हैं जो ऊपर नीचे के हैं, जो दबाव डालते हैं पांव पर, ये सब आपको अलर्ट करने के लिए है, खास तौर से लंग्स के एरिया को। आप बताइए, लंग्स प्रॉपर मात्रा में दबाव ले। अब आप देखिए, अभी आपको कोरोना से लड़ने के लिए आपको क्या बताया गया है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप वीडियोस देख रहे होंगे, आप न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे होंगे। कहते हैं आप उल्टा लेटिए और अपने चेस्ट एरिया को तकिए से दबा करके रखिए और लंबी सांस लीजिए। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल जो 80 पर चला गया है, जो 90 पर है, वो 94, 95, 96 होते हुए देर नहीं करेगा और तुरंत आपके बॉडी का लेवल बढ़ जाएगा। आपको पता है,
पीठ पर शाबाशी क्यों दी जाती है? शाबाशी पीठ पर दी जाती है। पीठ आपका वो हिस्सा है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ताकत से जीत हासिल की है आपने, और ये ताकत वाला हिस्सा आपका चेस्ट है, और चेस्ट का बैक आपकी पीठ है, और पीठ के थपथपाने का मतलब हार्ट और लंग्स को ताकत देना है। अब आप देखिए, हर वीडियो ये कहता है कि पीठ को थपथपाइए जिस पेशेंट के लंग्स की पोजीशन सही नहीं हो रही हो, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा हो। और जब आप पढ़ेंगे कि पीठ पर जब हम पॉइंट्स करते हैं तो उसके हार्ट और लंग्स पर कितना तेजी से उसका असर जाता है। अब आप देखिए, जब दवा काम नहीं कर रही है, वहां एक अनस्किल्ड आदमी जिसको कोई जानकारी नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर्स वार्ड में खड़े होकर के पेशेंट्स के अटेंडेंट को ये कह रहे हैं कि एक दूसरे की पीठ पर और चेस्ट पर आप दबाव डालिए। ऑक्सीजन सिलेंडर भी काम नहीं करेगा जितना तेजी से आपका ये काम करेगा। आप समझिए कि आपकी बॉडी को इम्यून करने के लिए आपको क्या करना है। आप क्यों लाचार हो गए किसी और के सामने? और मैं आपको फिर बता देता हूं, कोरोना एक वायरस है। वायरस आपको मारने के लिए नहीं आया है, वायरस आपके घर में रहने के लिए आया है। कोई भी आदमी जब आपके घर में रहने के लिए आता है तो वो उसका इंटेंशन आपको मारना नहीं होता है, उसका इंटेंशन होता है कि मुझे भी रहने दो। एक फॉरेन पार्टिकल, कोई एक मेहमान आपके घर आकर के रहे तो आप थोड़ा अनईजी हो जाते हैं, उसको रहने की जगह नहीं है, वो आपके शरीर में आके रह गया है। अब आप उसे मारने के प्रयत्न में खुद मरते हैं। अब आपको पता है, डॉक्टर्स कह रहे हैं आप कोई दवा अपनी तरफ से न लें। क्यों न लें? क्योंकि वो दवा उस वायरस को तो मारेगी नहीं, क्योंकि वायरस ने तो ऐसा शक्ल बना रखी है अपनी। आपको पता है, वायरस न तो जीवित होता है न मृत होता है। अभी तक तो ये क्लियर नहीं है कि वायरस जीवित है या मृत है। वायरस की कोई शक्लो सूरत नहीं होती है, वायरस तो एमिनो एसिड है, आपके बॉडी का डीएनए है, और वो डीएनए की शक्ल बदल देता है। वो आपके आरएनए पे अटैक करता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड को अटैक करता है, अपनी शक्ल बदलता रहता है। वो ठीक वैसा ही है जैसा आपका डीएनए है। आप सोचिए कि आपके बॉडी में एक ऐसी चीज घुस गई है जो वहां रहना चाहती है, और आप उसे मार के भगाना चाहते हैं। अब इस मारपीट में नुकसान किसका होगा? इस मारपीट में नुकसान आपका होना है, कारण वो आपके घर में बैठा है, और आप उसे मारने के लिए जो हथियार चला रहे हैं वो आपकी बॉडी को नुकसान कर रहा है, उसको नहीं कर रहा है। इसलिए जो जितना उपचार ले रहा है वो उतना मर रहा है। अब डॉक्टर्स ने कहा आप अपनी मर्जी से कोई इलाज न लें। आप एंटीबायोटिक लिए जाते हैं और वो एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करता। आप बुखार केवल कम कीजिए, बस वो एक ही कहते हैं, पैरासीटामोल लेकर के बुखार कम करें। अब आपकी बॉडी इम्यून करेगी। इम्यून का मतलब क्या है? आप धीरे धीरे उस मेहमान के साथ एडजस्ट होंगे। चलो भाई, इसके बैठने की ये जगह बना देते हैं, उसको कह देते हैं भाई ये जगह तेरे बैठने की, ये जगह तेरे खाने की, ये जगह तेरे रहने की, तू हमें डिस्टर्ब मत कर, हम तुझे डिस्टर्ब नहीं करते, तुम रहो। वो आपकी बॉडी से बाहर भागने वाला नहीं है, वो रहेगा। आपको इम्यून करना है, आपको बच के उससे रहना है।
वो अटैक कहाँ कर रहा है, उसको रहने की सीधी जगह कहाँ मिली, क्योंकि वो सांस के साथ आपकी बॉडी में घुसता है, तो या तो गला या लंग्स। सीधी एंट्री यहां है, तो उसने जगह ढूंढी आपका लंग्स। और लंग्स को बचाने के लिए, अब लंग्स क्योंकि आपकी बॉडी की ऑक्सीजन मेंटेन करते हैं, तो ऑक्सीजन को उतनी जगह नहीं मिलती अंदर, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं रहती। आप अगर पांव के अंगुलियों के नीचे, जो हम इसको पढ़ेंगे, कि उन पॉइंट्स को अगर रेगुलर करते रहें, आपने देखा होगा कि जब किसी के पास कोई हथियार नहीं बचता तो उसके हाथ और पांव को मसाज करने लगता है। आप देखिए कोई भी आदमी जो अनजान है, जिसको कुछ नहीं आता, वो भी ये करने लगता है कि वो आपके हाथ और पांव के ऊपर रगड़ने लगता है। आपको पता है छोटे बच्चे जो जस्ट पैदाइश बच्चे हैं, वो ना तो चलते हैं, ना घूमते हैं, ना फिरते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन उसकी माँ नियमित रूप से उसके पांव के ऊपर तेल की मसाज करती रहती है। अब आप देखिए इस मसाज से उसका पाचन क्रिया सही रहती है, उसके लंग्स सही रहते हैं, उसको निमोनिया नहीं होता, उसको डायरिया नहीं होता, उसका डाइजेशन ठीक रहता है, उसकी ग्रोथ सही रहती है, उसके लंग्स सही रहते हैं, उसकी किडनी सही रहती है, एवरीथिंग। आप केवल और केवल फुट से आप उसकी पूरी बॉडी सही करते हैं। और एक छोटे बच्चे के लिए उसकी बॉडी मसाज कितना इंपॉर्टेंट है, ये हर मदर जानती है कि उसकी बॉडी पे, कमर पर भी उसके ऊपर हाथ फेरा जाना चाहिए, पांव पर फेरा जाना चाहिए, सर पे फेरा जाना चाहिए, मुंह पर फेरा जाना चाहिए। आप सोचिए कि एक बच्चे को 6 महीने तक, साल भर तक हम लगातार ये करते रहते हैं, तब वो अपना विकास कर पाता है। अगर ये न करें तो आप उसको जिंदा रख सकते हैं? उस बच्चे को नहीं रख सकते। और एक बात मैं और बता दूं कि ये जो 9 मंथ्स में होने वाला बच्चा है ना, ये भी इमेच्योर्ड है। ये बच्चा मेच्योर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि हर बच्चा पैदा होते ही चलना चाहिए। हमारे बच्चे भी चलते थे, कब? जब हम 4 पांव पे चलते थे। तो हमारे बच्चे भी साल भर से पैदा होते, और पैदा होते ही जैसे जानवरों के बच्चे अपने आप खड़े होकर के चलने लगते हैं, वैसे हमारे बच्चे भी अपने आप चलते। लेकिन चूंकि हम खड़े हो गए 2 पांव पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने 12 महीने से पहले ही उस बच्चे को 9 मंथ्स में ही जमीन पर खींच लिया। तो वो बच्चा जो 9 मंथ्स में हुआ है वो इमेच्योर्ड है, इसलिए उसको मदर की जरूरत है। बगैर मदर के या केयर के वो बच्चा पनप ही नहीं सकता। क्या नेचर ऐसा करेगी? नेचर कभी ऐसा नहीं कर सकती कि किसी बच्चे को डिपेंडेंट बनाए बगैर पैदा कर दे। ये हमने की है गलती, लेकिन कोई बात नहीं, अब गलती की है तो खुद को ही सुधारना पड़ेगा। उसके बाद हमने दूसरी गलती की। दूसरी गलती ये की कि हम बहुत ज्यादा सावधान हो गए। प्रकृति के बीच में इतनी रुकावटें हैं। क्या रुकावटें? जो नेचर ने जगह दी थी रहने की, वो हमने छोड़ी। हमने पक्के मकान बनाए, उसमें पहले तो खिड़कियां रखी थी, अब तो खिड़कियां भी बंद करके एसी लगा दिया, सेंट्रलाइज्ड एसी। आपको पता है सेंट्रलाइज्ड एसी का मतलब हर कमरा बीमार होना है। अब जितने हॉस्पिटल सेंट्रलाइज्ड एसी थे, उसमें एक से बीमारी दूसरे में फैलती गई। आप सोच रहे हैं आप स्वस्थ होने के लिए जा रहे हैं, अब सेंट्रली एसी है वो।
आप गैलरी में बैठे हुए भी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि हवा वही है जो रोटेट कर रही है। तो आप देखिए, अभी इंस्ट्रक्शन ये मिले कि सब एसी बंद कर दीजिए, घरों के एसी तक बंद कर दीजिए, खिड़कियां खुली रखिए, हवा का आना जाना बराबर बना रहना चाहिए। अब आप सोचिए, हम वापस पीछे जा रहे हैं या आगे आ रहे हैं? हम जा रहे हैं पीछे वापस। अब आप सोचिए कि जहां पर बाहर की हवा आपकी बॉडी को, लोग कहते हैं साहब हम तो इतने कमजोर हैं कि हम तो झुलस जाएंगे, इतनी गर्मी। आप बताइए कि क्या गुलाब के पत्ते से भी ज्यादा आप नरम हैं? गुलाब का पत्ता दिन भर धूप में रहता है, लेकिन आपने कभी देखा उसको मुरझाते हुए? हम कमरे में बैठ करके मुरझा जाएंगे। प्रॉपर मात्रा में पानी मिलता रहे तो गुलाब कभी मुरझाता नहीं। आपकी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में पानी मिलता रहे तो आप कितनी धूप में घूमिए, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अब हम एसी में बैठ करके, अब आपको पता है एसी में बैठने से वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन रहता है, तो आपको पानी की जरूरत नहीं रहती। और पानी की जरूरत नहीं रहती तो पानी के साथ घुल के मिलने वाला ऑक्सीजन भी नहीं मिलता। आपको पता है पानी में कितना % ऑक्सीजन खुद ही होता है? अगर पानी का फॉर्मूला ही देखें तो H2O है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का पानी के अंदर होता है, H2O। आप बताइए, एक घूंट पानी के साथ में 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का तो जाता ही जाता है। तो आपने तो पानी भी पीना कम कर दिया। दूसरी बात, अभी और कहा जा रहा है कि आप घड़े का पानी पीजिए, क्योंकि घड़े के पानी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है। अब ये जो आरओ का पानी आप ले रहे हैं, उसके बाद में वो बॉटल का पानी रखा हुआ है, आप बताइए उसमें ऑक्सीजन कहाँ होगी उस पानी में? बीमारियां आप खुद ला रहे हैं। और हमने ये सब उनसे सीखा है जो कहते हैं कि हमसे बेहतर कोई जिंदगी को जानता नहीं है। एक 6 साल की स्टडी करने के बाद में, उसके बाद 2 साल की और स्टडी, 10 साल की स्टडी करने वाला भी लाचार है। 10 साल मेडिकल पढ़ा उसने, जिसने अपने 6 साल एमबीबीएस में लगाए, 2 साल एमडी करने में लगाए, इसके बावजूद वो लाचार बैठा है। सारे हॉस्पिटल बेकार हैं, किसी को बचा नहीं पा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा उनके पास में कोई उपचार नहीं। आप सोचिए। और बीमार होने वाले लोग कौन हैं? जितने शहरी उतने बीमार। आप देखिए, मरने वालों का परसेंटेज कहां ज्यादा है? ये बीमारी हर महानगर की है। आप महाराष्ट्र ले लीजिए, आप दिल्ली ले लीजिए, आप बेंगलोर ले लीजिए, लेकिन क्या यहाँ के गांवों में ये बीमारी है? नहीं है। कारण वो नेचर के साथ हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे जाने का मतलब ही नहीं है, कारण वो तो ऑक्सीजन के बीच में ही बैठे हैं, हर सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं। आप अपनी उम्र खुद कम कर रहे हैं एसी में बैठ करके। तो मैं कह रहा हूं विकल्प होना चाहिए। विकल्प किसका? अगर एलोपैथी नहीं लें
तो क्या लें? तो आप जिस जिस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, एलोपैथी के विकल्प के रूप में अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं। और उस अल्टरनेटिव थेरेपीज में क्या है? उसमें एक्यूप्रेशर है, उसमें मैग्नेट है, उसमें कलर है, उसमें सुजोग है, उसमें बॉडी के रिफ्लेक्स, बॉडी के पॉइंट्स हैं, उसमें मेरिडियन पॉइंट्स हैं, उसमें रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं, उसमें पिरामिड थेरेपी है, उसमें साउंड थेरेपी है, उसमें कलर थेरेपी है, उसमें सुजोग है। आपके पास में इतने अल्टरनेट हैं, उसमें साउंड थेरेपी है। अब आप सोचिए, इतने विकल्प के होते हुए हम एलोपैथी की ड्रग लेकर के अगर अपना जीवन बिताएं तो ये कहाँ उचित है? और ऐसी कोई दवा बता दीजिए जिसका साइड इफेक्ट ना हो। आजकल तो गूगल है आपके पास, छोटी से छोटी बीमारी का आप उस दवा का नाम लिखिए और आप देखिए उसके साइड इफेक्ट। अब आपको साइड इफेक्ट के बर्दाश्त करते हुए अगर आपको वो गोली लेनी है, वो दवा लेनी है, क्योंकि आपके पास में और कोई अल्टरनेट नहीं है, तो आपको अल्टरनेट इस तरह से मिलेगा कि आप अल्टरनेटिव थेरेपीज पढ़ेंगे। तो आप अल्टरनेटिव थेरेपीज अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका फायदा मिलता है। मैं फिर बार बार कहता हूं, WHO से ये पूछा जाना चाहिए कि आपने दुनिया की हेल्थ एलोपैथी को क्या सोच के सौंपी? आपने क्या सोचा? क्योंकि WHO ने पढ़ा नहीं इनके साइड इफेक्ट्स। और आप देखिए, इम्यूनिटी कम करने में जब एक हॉस्पिटल आपको ये एश्योरेंस करता है कि आपके हेल्थ की जिम्मेदारी हम लेते हैं, तब सरकार उन्हें जमीन देती है, उन्हें बिल्डिंग बनाने का पैसा देती है, उसमें इतने मेडिकल में पढ़ा करके स्टूडेंट्स को वहां पर एज ए डॉक्टर रखा जाता है, इतना नर्सिंग स्टाफ देती है, इतने मेडिकल इक्विपमेंट देती है, इसके बावजूद क्या वो आपका हेल्थ का एश्योरेंस देते हैं? आपको क्या है आपके पास हेल्थ एश्योरेंस? आप आज की डेट में देखिए, और आज क्यों, अगर मैं कुछ 100 साल पहले जाऊं, आप देखिए, अब तो चलो फिर भी एवरेज एज बड़ी है। अगर आप 70s में एवरेज एज देखते तो 60 पकड़ना भी व्यक्ति का मुश्किल होता था। एवरेज एज 55 आ गया था। जब से लोगों ने अल्टरनेट को यूज करना शुरू किया, लोग हेल्थ के प्रति अवेयर हुए, और अभी कुछ सालों में तो मैंने ये देखा कि अब किसी भी एलोपैथी के डॉक्टर को योगा का एडवाइस करते हुए शर्म नहीं आती है। अब डॉक्टर त्रिहान ये कहते हैं कि आप प्राणायाम कीजिए, आपको फायदा होगा। वो न्यूज चैनल पर आकर बोलते हैं कि आप प्राणायाम कीजिए। आप बताइए, जिस बाबा रामदेव को लोग लतेड़ते रहे ये कह करके कि क्या समझता है, अरे इसने दुनिया की उम्र बढ़ा दी प्राणायाम करा करा करके, केवल अनुलोम विलोम, सांस इधर से लो इधर से उतारो, इधर से लो इधर से उतारो। आप बताइए कितना बड़ा काम किया इसने प्राण वायु को बनाए रखने का। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करने में सबसे बड़ा हाथ इनका है। आज मैं देखता हूं
अभी तो चलो सब पार्क लॉकडाउन है, नहीं तो सुबह पार्क में हर व्यक्ति प्राणायाम करते बैठे हुए मिलता था। कोई आदमी कपालभाति कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है। अब आप सोचिए कि जब हम इस अल्टरनेट को छोड़ करके जो आदमी ऑक्सीजन का सिलेंडर जेब में लेकर के घूमेगा, तो आप बताइए वो कितने दिन तक जीवित रहेगा? तो WHO ने क्यों सौंप दिया हेल्थ इन लोगों को? इन्होंने आर्गुमेंट किया हमारे पास 3 चीजें हैं। क्या क्या 3 चीजें हैं? पहली चीज है पेन किलर। हम दर्द खत्म कर देते हैं। एक पेशेंट हॉस्पिटल जाता है दर्द के मारे, और 5 मिनट बाद वो कहता है मेरे कोई दर्द नहीं। बस पेशेंट को ये समझ आता है कि मैं यहां आते ही मुझे रिलीफ मिल गया। तो WHO को इन्होंने कहा हमारे पास में पेन किलर है जिससे हम पेशेंट का दर्द खत्म कर सकते हैं। WHO मान गई, लेकिन WHO ने ये रिसर्च नहीं किया कि पेन किलर, पहले तो नाम ही सोचिए, पेन को किल करना। आप सोचिए किसी को किल करना, ये टर्म ही ठीक नहीं है। जब कोई आदमी कहता है ना क्या कर रहे हो, वो कहता है मैं तो साहब टाइम किल कर रहा हूं। मैं उसको ये पहला प्रश्न करता हूं कि यार टाइम इतना कीमती है, उसे किल क्यों कर रहे हो? उसे यूज करो। लोग कहते हैं साहब टाइम पास कर रहा हूं। मैं उनसे कहता हूं भाई टाइम पास क्यों कर रहे हो? टाइम यूज करो। यूज कैसे करेंगे? अरे भाई आप बैठे हैं, आप अपने 4 पॉइंट्स करना शुरू कीजिए, ये टाइम का यूज हुआ। आप पढ़ना शुरू कीजिए, आप जानकारियां इकट्ठी कीजिए, आप अपना नॉलेज बढ़ाइए। पेन किल। अब मैं उनसे कहता हूं कि पेन किलर, पहली बात तो पेन आपके बॉडी का एक फ्रेंड है। पेन आपके बॉडी का सूचना तंत्र है। पेन आपकी बॉडी का इंफॉर्मेशन पॉइंट है। आपकी बॉडी की तकलीफ की बातचीत करने का एक मीडिया है। आपके शरीर में दर्द होगा तभी तो पता लगा डिसऑर्डर, अदरवाइज डिसऑर्डर कैसे पता लगता? आपको पता है कि घरेलू जो गैस है, डोमेस्टिक गैस जिसको हम कहते हैं, उसके लीक होते ही हमें एक स्मेल आती है, बैड स्मेल। हम भाग के जाते हैं उस बैड स्मेल की तरफ और उसको बंद करते हैं। अगर ये बैड स्मेल नहीं होती तो क्या होता? तो आग लगती। बैड स्मेल गैस में मिलाई जाती है, उसमें होती नहीं है। ओरिजिनल इनफ्लेमेबल गैस में किसी तरीके की कोई गंध नहीं होती है, लेकिन डोमेस्टिक गैस में ये गंध मिलाई जाती है, जिससे अगर ये लीक हो तो आपको पता लग जाए। तो आप ये कहेंगे कि मेरे घर पर जो गैस आए, मुझे उस गैस की गंध से एलर्जी है,
मेरे घर जो गैस आए वो वैसी गैस आए जिसमें कोई गंध ना हो, तो आप सोचिए ये उचित होगा क्या? पेन किलर, नेचर ने आपके बॉडी में पेन, आपके डिसऑर्डर को आपको बताने के लिए बॉडी में क्रिएट किया है। आपका सर दर्द है, आपका पेट दर्द है, आपका पांव दर्द है, आपका कमर दर्द है, आपके किडनी में दर्द है, आपके पेनक्रियास की तरफ पेन है, आपके लीवर में पेन है, आपके किस मसल में पेन है। पेन ब्रेन को सूचना देता है दर्द की, तब ब्रेन बॉडी को अलर्ट करता है कि ध्यान दो इस तरफ, यहां डिसऑर्डर है। तो आप सोचिए, एक दर्द ने आपको सूचना दी तब आप अस्पताल पहुंचे थे। जब आपके बॉडी में पेन हुआ तो आप अस्पताल गए, अगर नहीं होता तो आप तो घर ही बैठे रहते। अब आप सोचिए, हॉस्पिटल पहुंच करके उसने एक पेन किलर दे दिया, अब कोई दर्द होगा क्या आपको? अब नहीं होगा तो क्या आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी में कहां पर क्या क्या तकलीफें हैं? तो पेन जो आपका एक दोस्त है उसको किल कर दिया जाना। हम तो सारी बॉडी के तकलीफों को दर्द से ही पता करते हैं। हम दबा दबा के देखते हैं आपकी बॉडी में दर्द कहाँ है। जहां दर्द वहां डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर ऑटोमेटिकली डिसअपियर होना चाहिए। दर्द अपने आप हटना चाहिए, किसी पेन किलर से नहीं। दर्द ठीक हो गया इसका मतलब डिसऑर्डर ठीक हो गया। लेकिन पेन किलर लेकर के दर्द कम कर लिया तो ठीक नहीं हुए हैं। ये तो बॉडी के साथ चीटिंग हुई है। आपके पास में फोन ये अलर्ट करता है कि कोई सूचना आपके पास आती है और आप फोन स्विच ऑफ करके रख दें कि बार बार गलत सूचना आती है, मुझे कोई फोन ऑन नहीं करना, तो आप क्या सोचते हैं कि वो दुर्घटना नहीं होगी? अगर आपका ब्रेन का स्विच ऑफ कर दिया गया है पेन से, और आपको पता है कि दर्द शरीर को नहीं होता है, पेन कभी भी बॉडी को नहीं होता है, पेन का सेंसेशन ब्रेन के अंदर है। ना आपके हाथ में दर्द होता है, ना पाँव में दर्द होता है, ना पीठ में दर्द होता है, ना लीवर में दर्द होता है, दर्द कहीं नहीं होता है। एक नर्व उस ऑर्गन की ब्रेन के अंदर मैसेज करती है कि यहां डिसऑर्डर है, तब ये दर्द क्रिएट करता है। आपने इस मैसेंजर के जो हेड ऑफिस है उसी के ऊपर चोट करके उसे पैरालाइज्ड कर दिया, उसे बंद कर दिया है। अब आपको कोई दर्द नहीं है। आप सोचिए, अब दर्द नहीं है तो आप तो खुश। अब वो सब करेंगे काम जो आपने दर्द की वजह से रोक रखा था। सबसे ज्यादा पेन किलर यूज करने वाले लोग आर्थराइटिस के हैं, जोड़ों के दर्द। और आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा, अब आप बताइए, हार्ट अटैक आएगा और आपने अगर पेन किलर ले रखा है तो क्या आपके चेस्ट में पेन होगा? आपको पता भी नहीं लगेगा और आप नींद में ही आप हार्ट अटैक से मर जाएंगे। और फिर ये कहते, डॉक्टर कहेगा आपको साइलेंट हार्ट अटैक आया था।
अरे साहब साइलेंट तो आपने यहां से कर दिया पेन किलर दे करके, आपकी टांग काट ले जाए पेन किलर देने के बाद में, आपको बेहोश करके तो वो आपकी किडनी गायब कर ले, आपको पता नहीं लगे। आप सोचिए पेन किलर बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है। पेन किलर तब दिया जाना चाहिए जब आपकी बॉडी की टॉलरेंस लेवल से ज्यादा पेन हो, टॉलरेंस लेवल से ज्यादा। और आपको पता है सबसे ज्यादा पेन डिलीवरी में होता है। क्या किसी डॉक्टर ने किसी भी डिलीवरी के पेशेंट को पेन किलर दिया कभी? मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं दिया। वो बियॉन्ड टॉलरेशन पेन है, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर पेन किलर दे देंगे तो पता ही नहीं चलेगा उस बच्चे के पैदा होने के लिए कितनी ताकत लग रही है, कितने मसल काम कर रहे हैं, कितना प्रेशर उसके लिए बन रहा है। वो सब रेगुलेट हो रहा है ब्रेन का पेन से। आप सोचिए पेन होगा तो ब्रेन बॉडी के ऑर्गन को रेगुलेट करना शुरू करेगा कि इसे ठीक करना है, और आपने अगर वही स्विच ऑफ कर दिया तो ब्रेन अपना काम बंद कर देगा। तो आपके ठीक होने का प्रोसेस जो नेचुरल है वो ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने पेन किलर लिया तो फिर हमने पेन किलर को रिजेक्ट कर दिया। आपकी बॉडी में खुद एक पेन किलर है आपके बॉडी के पास, जिसको हम एंडोर्फिन कहते हैं। एंडोर्फिन आपकी बॉडी खुद रिलीज करती है जब आपका पेन बियॉन्ड टॉलरेंस होता है। आपकी टॉलरेंस से ज्यादा अगर पेन होगा तो बॉडी खुद आपको बेहोश कर देगी। तो पेन किलर को जहां तक हो सके अवॉइड किया जाना चाहिए। पेन किलर उन लोगों के लिए है जिनकी ऑपरेट कर रहे हैं, जिनकी हड्डी काटनी पड़ रही है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बोन को हम तोड़ेंगे, काटेंगे, फाड़ेंगे, ऐसे में हम उसको पेन किलर देते हैं। आप छोटे मोटे दर्द में पेन किलर लेकर के बॉडी के ठीक होने के प्रोसेस को खत्म कर रहे हैं। तो पेन किलर हमने रिजेक्ट किया। उसके बाद आपके पास में वो ये कहते हैं, WHO को उन्होंने बताया कि साहब बॉडी बीमार तब होती है जब बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमारे पास एंटीबायोटिक है। अब आप सोचिए एंटीबायोटिक, जैसे पेन किलर नाम को मैंने डिस्कस किया आपसे कि पेन किलर नाम ही खराब है, ठीक वैसे ही एंटीबायोटिक। आपको पता है बायोटा का मतलब क्या होता है? बायोटा का मतलब होता है जीव जगत। आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप बायोलॉजी में दो होता है, बॉटनी और जूलॉजी। तो पूरा बायोटा, पूरा जीव जगत, उसको हम कहते हैं बायोटा। एंटीबायोटिक का मतलब बायोटा के एंटी। तो आप बताइए जो आपके जीवन के अगेंस्ट में हो वो आपके लिए बेहतर कैसे हो सकता है? बैक्टीरिया भी एक जीव है, जैसे आपका शरीर एक जीव है। आप उसे मारने के लिए गोली चलाते हैं जो एंटीबायोटिक है। तो वो क्या जरूरी नहीं है कि वो आपके बॉडी के सेल्स को नहीं मारेगा, वो आपके बॉडी के सेल्स को भी मारेगा, उस बैक्टीरिया को भी मारेगा। अब बैक्टीरिया के साथ में आपके सेल्स मरे, उसका नुकसान कौन भुगतेगा?
तो आप सोचिए, एंटीबायोटिक भी तब दिया जाना चाहिए जब हमारे पास में कोई उपचार दूसरा न बचे। नेचुरल एंटीबायोटिक आपके बॉडी में है। क्या है नेचुरल एंटीबायोटिक? हमने ढूंढ करके ला रखा है एंटीबायोटिक आपके लिए। आपको पता है एंटीबायोटिक कौन है? एंटीबायोटिक तुलसी है, एंटीबायोटिक हल्दी है, मिर्ची है। ये सब इतने बड़े एंटीबायोटिक हैं। और आपको पता है बैक्टीरिया कैसे घुसेगा बॉडी में? बैक्टीरिया घुसेगा सब्जियों से, क्योंकि सब्जियां ऐसी जगह पर पनपती है जहां पर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होता है। तो आप सब्जी उबाल के खाते हैं पहले तो। अगर आप कच्ची सब्जी खाएंगे तो बैक्टीरिया होने का चांस ज्यादा। और फिर हमने कहा उबालो और उसमें मिर्ची और उसमें हल्दी, अगर आप दोनों मिक्स कर दोगे तो आप तो एंटीबायोटिक ले रहे हैं। इसलिए पता है कि आपको सबसे ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है। उन लोगों को नहीं होता है जो सब्जी में हल्दी और मिर्ची का यूज कर रहे हैं। उन लोगों को होता है जो हल्दी और मिर्ची का यूज नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि आयुर्वेद ने ढूंढ के निकाला ये तत्व कि ये शरीर को नुकसान नहीं करते हुए एंटीबायोटिक का काम करे। अभी आपको बहुत एडवाइस कर रहे होंगे लोग कि आप हल्दी का काढ़ा पी लीजिए, लौंग, काली मिर्च ले लीजिए, ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इम्यूनिटी मतलब लड़ने की ताकत, क्योंकि यही आपके फ्रंट वॉरियर्स हैं। पहले ये आगे आएंगे और मार देंगे उसको। अगर आप मुंह में लौंग रखते हैं तो बैक्टीरिया या वायरस सबसे पहले तो लौंग और काली मिर्च को टच करेगा, उसके बाद गले से नीचे उतरेगा, वो वहीं पर उसको मार देगा। तो आपकी इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए ये पदार्थ आपको दिए गए, लेकिन आपके सामने खाद्य पदार्थ आ गए क्या? ऐसी सब्जियां जिसमें ये चीज डलती नहीं। अब आप व्हाइट पनीर खाएंगे, आप हल्दी डालेंगे नहीं सब्जी में। आप मिर्ची कहेंगे साहब मिर्ची तो खानी नहीं चाहिए, बाहर के लोग तो मिर्ची खाते ही नहीं है। आप बताइए हमारे यहाँ पर तो आप सोचिए कितनी बड़ी मिर्ची और हल्दी की खपत है। ये आपके घर का जो किचन है ये एक आयुर्वेदिक सेंटर है ये, जिसमें हल्दी है, जिसमें मिर्ची है, जिसमें जीरा है, जिसमें राई है, जिसमें अजवाइन है। ये सब कोई खाद्य पदार्थ नहीं है, ये सब दवाइयां हैं जो आप ऑलरेडी खाने में ले रहे हैं। अब आप सोचिए हमारे पास तो पूरा पाक शास्त्र है, आयुर्वेद का एक हिस्सा। कब क्या खाना है, आधी दवा तो वही काम कर जाती है आपकी। तो आपको पता है हमने 100 साल आदमी को जीवित रखा बगैर एलोपैथी के, केवल नेचर से। और जब एलोपैथी हमारे बीच में आई, हमारी उम्र घटने लगी, हम में बीमारियां बढ़ने लगी, हमारी ताकत कम हुई, हमारी इम्यूनिटी कम हुई। तो नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं। तो मैंने आपको बताया पेन किलर, उसके बाद एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक का मतलब देखते ही गोली मार देने का आदेश है। अब आप छोटे से छोटे बच्चे को एंटीबायोटिक दे रहे हैं। अरे भाई पांव की अंगुली पर इन्फेक्शन हो गया है चोट लगने से, तो बाहर से आप टिंचर आयोडीन लगा के ठीक कर दो ना उसको।
आप क्यों पेट में एंटीबायोटिक दे रहे हैं? और आपको पता है एंटीबायोटिक पेट में जाएगा, फिर वो घुलेगा, फिर वो ब्लड में घुलेगा, फिर आपकी बॉडी में वो ट्रांसमिट होगा। और आपको पता है सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है? ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को, आईज को, लीवर को, स्प्लीन को, स्टमक एरिया को, किडनीज को, और लास्ट में जाकर आपके पांव की अंगुली तक पहुंचेगा वो। तब तक कितना मारा उसने, उस एंटीबायोटिक ने? आपने सोचा ही नहीं कि वो पूरे शहर में घूम करके उस आदमी तक पहुंचा है जिसको मारना था, और इसमें 100 लोगों को मार दिया। तो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी का SOS है। SOS का मतलब होता है सेव अवर सोल। मैं मरने वाला हूं, मुझे बचाओ। आप मरने वाले हैं क्या पांव की चोट से, जो आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं? तो सेल्फ इम्यून करें, आपकी बॉडी खुद वहां पर भेजे अपना एंटीबायोटिक, और एक प्रोटेक्शन लाइन बना करके उसको ठीक करे। और आपको पता है कि बॉडी अपनी हीलिंग खुद ही करती है, कोई दूसरा नहीं करता है। ये सब सपोर्टर्स हैं, लड़ना तो आप ही को है आगे। जब आप ही नहीं लड़ेंगे तो ये क्या लड़ेंगे सपोर्टिव? सेनापति नहीं लड़ेगा तो सेना क्या लड़ेगी? तो आपने देखा दूसरे नंबर पर एलोपैथी को हमने यहाँ रिजेक्ट किया। SOS है, आप मरने वाले हो जरूर लें, लेकिन मरने वाले नहीं हो तो क्यों मरने के लिए लें? तीसरा उनके पास में है सर्जरी, जो उन्होंने WHO को बताया कि साहब हम काट पीट सकते हैं। वो ये कहते हैं ये अनावश्यक है, इसलिए हमने इसको काट दिया, एयर निकाल दिया। आप सोचिए, नेचर ने कोई चीज ऐसी बनाई है क्या जो अनावश्यक हो? आपके शरीर में अगर वो अनावश्यक है तो क्यों है? क्यों वजन लेके घूमेंगे आप उसका? बॉडी में कोई चीज अनावश्यक नहीं है। कहते हैं साहब अब यूट्रस की जरूरत नहीं है, यूट्रस निकाल देते हैं। क्यों निकाल दें यूट्रस? और आपको पता है यूट्रस के निकलने के बाद कितनी दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी? कहते साहब गाल ब्लैडर की जरूरत नहीं है, गाल ब्लैडर निकाल देते हैं। उनसे पूछिए गाल ब्लैडर निकालने के बाद पित्त को कौन मेंटेन करेगा? जो पित्ताशय है उसको पित्त की वैल्यू को कौन मेंटेन करेगा अगर आपका गाल ब्लैडर निकाल दिया गया है तो? कहते साहब किडनी निकाल देते हैं, एक में काम चल जाएगा। क्या आप पसंद करेंगे एक आंख निकाल दी जाए आपकी? मैं तो कह रहा हूं आपकी 5 अंगुलियों में से आपकी इस अंगुली के बगैर काम चल सकता है, आप इससे उठा सकते हैं चीज को, इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या आप इसको कटवा देंगे? हमारे यहाँ पर खंडित चीज वर्जित है। आपको पता है हम तो खंडित मूर्ति की भी पूजा नहीं करते। अगर खंडित है तो हम उसको अलग रख देते। आपको पता है खंडित व्यक्ति मानसिक रूप से एक ऐसा इरिटेटिंग व्यक्ति हो जाता है जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम कहते हैं विकलांग व्यक्ति को कभी छेड़े नहीं, वो आपको हार्म पहुंचा देगा। कारण वो जब आपसे अपने आप को अलग महसूस करता है तो वो आप पे आक्रामक हो जाता है।
हमने कितनी अच्छी परंपरा डाली कि थर्ड जेंडर जिसके संतान नहीं हो सकती है, हमने उसको अपनी संतान को ब्लेस करने के लिए बुलाया। हमने कहा भाई तुम्हारा आशीर्वाद मेरे बच्चे को जरूरी है। आपको पता है इससे क्या हुआ? जब वो थर्ड जेंडर का व्यक्ति आपके बच्चे को ब्लेस करके जाएगा तो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की संभावना खत्म हो जाएगी उसके द्वारा। आप क्यों ऐसे व्यक्ति को ही आप अपने घर की जिम्मेदारी सौंप देते हैं जिससे आपको खतरा हो? अब उसी की जिम्मेदारी है आपकी रक्षा करना। तो आपने अपनी बॉडी के अंदर के ही ऐसे हिस्से को जिम्मेदारी दीजिए जो आपकी बॉडी को ज्यादा ठीक रख सके बाहर के व्यक्ति से। तो आप देखिए, सर्जरी इज ए लास्ट अल्टरनेट। आपके पास में उस अंग को बचाने के लिए कोई साधन न हो तब आप ऑपरेट कराएं। लोग कहते हैं साहब टॉन्सिल है, किस काम का, काट देते हैं, बार बार बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है गले का। अरे भाई ये सेफ गार्ड है। सबसे पहले आप कोई उल्टा सीधा खाएंगे इन्फेक्टेड मटेरियल तो यही सबसे पहले इफेक्ट करेगा, आपका पेट तो नहीं करेगा। आपका गला खराब होते ही आपको पता लग जाएगा कि अब मेरे को कुछ ना कुछ करना है इसका उपचार। शत्रु सीधा पेट में तो नहीं गया। टॉन्सिल्स हटा दो। सर्जरी आपके लिए तब जरूरी है जब उसका कोई अदर अल्टरनेट ना हो। लेकिन आपको छोटी मोटी बात पर डॉक्टर कर देता है सर्जरी करा लो, क्या फर्क पड़ता है, अभी ठीक हो जाएंगे आप। क्योंकि सर्जन क्या खाएगा अगर सर्जरी नहीं करेगा? तो आप सर्जन के पास में गए तो वो यही काम करेगा। और एलोपैथी से जब आदमी ठीक नहीं होता है और बार बार जाकर के डॉक्टर से कहता है कि साहब मैं ठीक नहीं हुआ आपकी दवा से, मैं ठीक नहीं हुआ आपकी दवा से, तो वो अल्टरनेटली आपको सर्जन के पास भेज देगा, जाओ जाओ वहां चले जाओ। आप सोचिए, उसके पास अल्टरनेट नहीं है ना दूसरा, वो कब तक आपका इलाज करेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं आप अपना इलाज सीखिए। द ट्रीटमेंट इज इन योर हैंड। आपके हाथ में आपका उपचार होना चाहिए। और जिनके पास अपना उपचार खुद के पास में है उन लोगों को कोई आदमी बीमार नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर के बात ये निकल करके आई कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको हेल्थ सौंपी वही हमारे हेल्थ का दुश्मन हो गया। और हमारी उम्र आयुर्वेद ने जो 100 साल बताई थी, आपकी एक्सपायरी डेट 100 इयर्स। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। आयुर्वेद ने आपकी एक्सपायरी डेट मिनिमम 100 बताई है। तो उससे पहले आप क्यों समझ लेते हैं कि आपका शरीर ठीक नहीं होगा? आप क्यों अविश्वास करते हैं अपने शरीर पर कि मेरा तो हार्ट खराब हो गया, मेरा लंग खराब हो गया, मेरा पेट खराब हो गया, मेरा लीवर खराब हो गया, मेरा पैनक्रियास खराब हो गया? किसने खराब किया? और कौन सी गुंजाइश नहीं है उसके वापस ठीक होने की? भाई एक्सपायरी डेट में आप अगर गाड़ी को मेंटेन करके चलाएंगे
तो आपकी गाड़ी एक्सपायरी डेट तक बिल्कुल खराब नहीं होगी और एक्सपायरी डेट के बाद भी चलेगी। आपको भी पता है इस बात का। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि बहुत सारे लोग हैं जो कार खरीदते हैं और एक्सपायरी डेट के बाद में कितनी कारें सड़क पर चल रही हैं अभी भी। हमारे यहाँ भी 100 साल से ऊपर, 105 साल, 110 साल, 102 साल, 100 से ऊपर के लोग बहुत सारे मिले। और हमारे यहाँ का सबसे बड़ा ब्लेस, सबसे बड़ा आशीर्वाद आयुष्मान भव या शतायु भव, मतलब 100 वर्ष पूरा करें। तो आप बताइए हम 100 वर्ष को क्यों नहीं अचीव करें? हमें 100 साल अचीव करना चाहिए। तो हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आपके पास में 3 तरह के कोर्सेज इसमें रखे गए हैं और 3 तरह के कोर्स आपके बीच में रखे गए हैं। पहला कोर्स लेवल 1 का है, दूसरा कोर्स लेवल 2 का है, ये आपको इधर दिखाया जा रहा है लेवल 1। इसमें इसको हम लोगों ने डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर थेरेपी बोला है, DAT। इसमें आपके बॉडी के रिफ्लेक्स सिस्टम को पढ़ाया जाएगा। दूसरा होगा आपका मास्टर्स इन एक्यूप्रेशर थेरेपी, जिसमें आपको बॉडी के ऊपर के पॉइंट्स बताए जाएंगे। और तीसरा मास्टर्स डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, जो तीसरा कोर्स लेवल का कोर्स होगा, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि एक्यूप्रेशर के अलावा आप कलर से, साउंड से, मैग्नेट से, किसी अन्य अल्टरनेट से कैसे ठीक कर सकते हैं। ये सारे लेवल के 3 कोर्सेज हमारे होंगे। तीनों के टाइमिंग्स हमने दे रखे हैं। आप तीनों कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक क्रम से पढ़ाई होगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और हमारा ये आगे का 1 वीक जो 8 मई तक का समय है, वो हम लोग टोटली अपने इस थेरेपीज को समझने के लिए देंगे। आपके पास में इन कोर्स के लिए मास्टर्स डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर थेरेपी और ये जो 2 कोर्स हैं ये मैं लूँगा, और एक कोर्स जो डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर थेरेपी है वो तन्मय शर्मा लेंगे। तो उनका भी मैं अभी आपसे इंट्रोडक्शन करा दूंगा। उनसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि दिनेश जी एक बार वापस वहाँ ले आएं सबके साथ। तो पहला कोर्स आपका तन्मय शर्मा लेंगे और दूसरा और तीसरा कोर्स आपका मैं लूँगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूँ तन्मय शर्मा से। वो आपके पास में आकर के और आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर, और दिनेश जी आपको कोर्स के बारे में आप उनसे जो भी डिटेल लेना चाहें वो ये आपको बताएंगे। फॉर्म कैसे भरना है, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सब ये आपको बताएंगे। और मैं तन्मय शर्मा को बुलाता हूँ, वो आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे। आप एक बार उनसे मिल लीजिए। आइए तन्मय शर्मा। नमस्कार दिनेश जी, बाकी सब गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? बहुत लंबे Good evening, टाइम sir. बाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप लोगों ने आज सुना होगा सर ने जो आपको बताया कि हमारे पास में और क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर अपना जो नॉर्मल एलोपैथी और दवाइयाँ वगैरह के अलावा हमारे पास में क्या विकल्प हैं।
और जैसा कि सर ने बताया कि जो रिफ्लेक्सोलॉजी जो डीएटी का कोर्स है वो मैं लूँगा। तो अपने बारे में मैं अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं तो मैं 2004 से 6 के बीच में मैंने अपना एमबीए किया यहाँ बेंगलोर में, और यहीं पे मैंने जॉब की 9 साल तक मैंने काम किया एज ए फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। और शुरुआत फाइनेंशियल जर्नलिस्ट के तौर पे की, फिर धीरे धीरे मैनेजर और टीम लीड मैनेजर, और उस तरह से मेरा प्रोग्रेशन रहा। 2012 में मैं गुड़गांव चला गया था बेंगलोर से, और 2013-14 में मुझे खुद बहुत कुछ हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, जिसमें कि एक दिन ऐसा था जब ऑफिस में बैठा था मीटिंग के अंदर, तो इतना भयानक बैक पेन हुआ कि मुझे उसी वक्त बताना पड़ा कि मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे अभी के अभी घर जाना है। और कंडीशन ये थी कि मैं अपनी खुद की कार ड्राइव करके घर नहीं आ सकता था, मुझे किसी और के हेल्प से घर आना पड़ा। और कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक सर के एक स्टूडेंट हैं, पापा के एक स्टूडेंट है रवि, वो उस वक्त वहाँ आए हुए थे, वो मेरे मित्र भी हैं। तो मैंने उन्हें कहा, अब आप जब जॉब कर रहे होते हैं तो आपको लगता है यार एक्यूप्रेशर वगैरह में थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, तो इससे तो आप फटाफट डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगवा लो या दवाई ले लो, ताकि जल्दी से एक बार पेन से छुटकारा मिले तो कल से वापस ऑफिस तो जा सकें। तो मैंने उसे कहा, चलिए चल मुझे यार ले चल डॉक्टर के पास, और मतलब जो करना है वो करे ताकि मैं ठीक हूँ। तो रवि ने मुझे कहा कि मैं तो इतने साल से ये कर रहा हूँ, गिव मी 45 मिनट्स, मुझे 45 मिनट का टाइम दे, मैं थोड़ा तेरा ट्रीटमेंट करता हूँ और उसके बाद में अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो चलते हैं। तो उसने मुझे एक 10 मिनट की एक्यूप्रेशर रिलेटेड थेरेपी दी, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। और उसके बाद उसने मुझे कहा, अब तू थोड़ी देर सो जा। और मुझे लिटरली नींद आ गई उसके बाद, मतलब 15-20 मिनट के लिए मैं अच्छे से सो गया। और जब सोने से पहले, मतलब ऑफिस में मेरी कंडीशन ये थी कि मैं कमर झुका के खड़ा था, मैं एकदम सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। और मैं उठा नींद से और कुछ 5-7 सेकंड 10 सेकंड के लिए मैं पानी वानी पीने गया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि 70-75% पेन मेरा कम हो गया है, मेरे को जो तकलीफ थी वो अभी नहीं है। और मुझे एकदम से ये लगा कि यार ये तो, हालांकि देखिए घर में है ये थेरेपी, पापा इतने समय से कर रहे हैं, शर्मा जी इतने समय से कर रहे हैं, तो पता तो था ही कि ये बहुत इफेक्टिव है। लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस जब होता है तो आपकी आंख शायद ज्यादा अच्छे से खुलती है, नहीं तो वही घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है। तो जब मुझे खुद ये एक्सपीरियंस हुआ, और उस दूसरे दिन मुझे रवि ने एक थेरेपी और दी, और उसके बाद से टचवुड आज तक मुझे उस तरह का बैक पेन वापस कभी नहीं आया है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये बहुत पोटेंशियल है इस थेरेपी में। दुनिया वैसे ही दवाइयों के साइड इफेक्ट से बहुत डरने लगी है। और आप देखिए हमारे पास कई पेशेंट इस तरह के भी आते हैं जो जिनको उनके होम्योपैथ या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि यार ये अगर एलोपैथी वाले सेंटर पे अपना बीपी चेक कराएंगे तो उनका बीपी हाई ही आएगा, क्योंकि वो टेंशन में आ जाते हैं हॉस्पिटल के नाम से ही। आपके घर में, आपके बड़ों में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो हॉस्पिटल जाने के नाम से ही कतराते होंगे कि नहीं यार, वैक्सीनेशन के नाम से कतरा रहे हैं लोग अभी, जबकि ये तो अच्छी चीज है, ये तो लेनी चाहिए, लेकिन अभी लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन के नाम से। तो ये एक इंट्रिंसिक फियर जो हमारे अंदर दवाइयों को लेके है, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स वगैरह हैं। और हमने सबने देखा है लॉन्ग टर्म में किडनी इश्यूज हो जाते हैं, कई तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जब मेरे साथ खुद के साथ ही एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, एक ऐसी हमारे पास पद्धति है जो कि बहुत इफेक्टिव है, जो कि इलाज जिससे हो सकता है, लोग ठीक होते हैं, और दवाई कुछ लेनी नहीं है आप, और खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप एक्सटर्नल तो कुछ यूज़ कर ही नहीं रहे। तो फिर मैंने कुछ 2-3 साल लगाए अपने, ड्यूरिंग माय जॉब आई स्टार्टेड लर्निंग, मैंने उसको और अच्छे से उसको सीखा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया, प्लानिंग करी कि मतलब घर भी तो चलाना है, तो मतलब फाइनेंशियल्स को कैसे एडजस्ट करेंगे, वो सब किया। और फिर 2013 या 14 के आसपास की बात ये होगी बैक पेन वाली, 2015 सितंबर से मैं पूरी तरह से एक्यूप्रेशर में हूँ, और अब लगभग 6 साल हो गए मुझे ये करते हुए। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि शुरू में, क्योंकि मैं भी नया था, सीख रहा था, तो मुझे लगता था यार कैसे होगा, लेकिन आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगर आपके पास में कोई पेशेंट आता है जो बहुत एडवर्स कंडीशन में आता है, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जो सीखा है, जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ एक्यूप्रेशर, प्रिंसिपल्स ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, उनको आप अप्लाई करेंगे, तो आपको एटलीस्ट 85 से 90% केसेस में आपको फायदा मिलेगा, अगर आपने उस तकलीफ को अच्छे से पकड़ लिया है कि ये बीमारी उसको किस वजह से हो रही है, उसको जो तकलीफ आ रही है उसकी रूट कॉज क्या है,
और उस रूट कॉज का अगर आपने ट्रीटमेंट, अपने प्रिंसिपल जो हम आपको बताने वाले हैं, जो आप एक्यूप्रेशर में अपनी रिसर्च वगैरह से और हमारे थ्रू भी जो आप सीखेंगे, वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 85 से 90, इनफैक्ट ये मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको 99% या 100% बोलूंगा तो लोगों को लगता है यार ये तो थोड़ा एग्जैजरेशन हो जाता है, लेकिन मिनिमम कम से कम 85 से 90% केसेस में आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। और आप इन सारी थेरेपीज को इस तरह से लें कि आप अपने घर वालों को स्वस्थ रख सकें, अपने आसपास वालों को स्वस्थ रख सकें, सबसे पहले खुद को स्वस्थ रख सकें, और दूसरा आप इन थेरेपीज के दौरान, इस पूरे सेशंस के दौरान जो सीखेंगे बॉडी के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, उससे एक इंट्रिंसिक फियर जो है हमारा अपनी बॉडी को लेके। आप देखिए, अपन जब गाड़ी ठीक कराने जाते हैं तो जो आदमी गाड़ी ठीक कर रहा है, हम बहुत ध्यान से देखते हैं कि इसने कहाँ से क्या खोला, वापस कहाँ लगाया, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम पूछते भी नहीं है कि ये दवाई किसके लिए दे रहे हैं, राइट। ना हम पूछते हैं कि इस ऑर्गन का क्या फंक्शन है, ये लेने से क्या होगा। तो अपनी बॉडी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, उसको भी एक मतलब नटशेल में कवर किया जाएगा अपने आने वाले दिनों में। तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत कुछ इससे फायदा होगा, ज्ञान होगा, और आप अपने आसपास के लोगों को और अपने आप को स्वस्थ रखने में आप जरूर कामयाब होंगे। तो कल से मैं आपसे मिलता हूँ उस पर्टिकुलर सेशन के लिए जो मेरा है, एंड आई विल हैंड ओवर टू सर अगेन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो आपका तन्मय से इंट्रोडक्शन हुआ, जी सर। आपको ये क्या कराएंगे ये आपकी बात समझ में आई, और आपको आश्चर्य होगा कि कॉर्पोरेट में होते हुए मैंने रिजाइन करा करके इसको अपने स्टेप्स टू हेल्थ पर बुला लिया। हम मैंने इसको कहा ये छोड़ और ये काम कर मेरे साथ, और हम लोग मिलकर के स्टेप्स टू हेल्थ रन करते हैं। और आज मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि हम लोग वो काम कर रहे हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी खुद की हेल्थ, इन दोनों को मेंटेन करती है, और हम वो कर रहे हैं जिससे किसी को नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। तो आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। आज मेरा सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन कराने का ही आज विषय था, और मैं आपको ओपन करवाता हूँ। दिनेश जी, आप में से कोई अगर कुछ बात करना चाहें तो वो मेरे सामने आ सकते हैं। हाँ, और सेल्फ अनम्यूट हो सकते हैं। आप सेल्फ अनम्यूट होकर के बात कर सकते हैं। जी सर, मैं कविता पुरोहित। हाँ कविता जी। हाँ सर, मेरा ये है कि सर जैसे अपन ये करते हैं तो मतलब ज्यादा जैसे मेहनत ज्यादा लगती क्या इसमें कि नहीं? बिल्कुल ताकत मेहनत वगैरह नहीं भी लगती। लगाना पड़ती कुछ क्या, जैसे एक्यूप्रेशर कहीं देना है? देखिए ऐसा है कि ये टेक्निकल वर्क है, इसमें ताकत की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। अच्छा सर। आपको बिल्कुल फिजिकली बहुत ज्यादा, ये कोई न तो मसाज है, ये टेक्निकल प्रेशर है, और प्रेशर भी टॉलरेबल है, इसमें कोई दबाव नहीं देना बहुत जोर से। और आपके पास इक्विपमेंट्स भी होते हैं जिससे आप दबाव देते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फिजिकली बहुत ज़्यादा जो है एक्सर्शन नहीं होता। जी थैंक यू सर, यही पूछना था। नहीं। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, अशोक गोस्वामी बोल रहा हूँ। हाँ अशोक जी, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान पाली से हूँ। अच्छा, बोलिए अशोक जी। तो मैं कह रहा था सर कि ये तो डिप्लोमा हम करेंगे, उसके बाद क्लिनिक लगा सकते हैं ना? बिल्कुल आप थेरेपी कर सकते हैं इसके बाद, हाँ, क्योंकि तो सर हमारा जो है एलोपैथी से कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि हम लोग किसी प्रकार की कोई एलोपैथी ओरली मुंह से देने वाली किसी चीज को रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बॉडी के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए हम किसी भी एलोपैथी के व्यक्ति के अंडर में नहीं आते। तो सर ये जो भी हम प्रेशर से जो भी करेंगे उसके लिए कुछ ऑयल वगैरह भी कोई होता है क्या? प्रेशर से कोई भी प्रॉब्लम दूर करेंगे ना, प्रेशर लगा के? हाँ प्रेशर से ही ठीक होंगे, और उसके लिए पॉइंट्स बताए जाएंगे आपको किस बीमारी में कौन से पॉइंट्स करने। तो कोई ऑयल वगैरह यूज होता है क्या? ऑयल नहीं यूज होता है। नहीं तो कोई मशीनरी प्रेशर के लिए वो सब आपको बताएंगे क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, लेकिन
किसी प्रकार का कोई ऑयल यूज नहीं करते। ओके। कुछ तो मुझे पुराने जो है कोर्स ज्वाइन किए हुए संजय शर्मा जी आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार। सर मैं क्या पूछूं आपसे? नहीं आप सब कुछ बता देते हैं बिना पूछे। मैं बिल्कुल कोशिश यही कर प्रेशर का आप ही लोगे ना? हाँ बस ठीक है, मैं ही लूंगा। बेटा बेटा ही होता है ना। हाँ आई एम वेरी हैप्पी कि आपने उसको अपनी लाइन में ले लिया। अरे मैंने बहुत, क्योंकि इतना स्ट्रेस, आप देखिए कॉर्पोरेट कितना स्ट्रेस देती है। 24 आवर्स आप बिजी रहते हैं, आपका ब्रेन इतना, आपका कभी बीपी हाई, कभी आपको हाइपरटेंशन, कभी आपको 24 आवर्स आप बिजी, और कोई मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं। आप वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, वो आपकी बात को इनोवेटिव वे से लेने के लिए तैयार नहीं, आपके सीनियर्स आपकी बात पे ध्यान नहीं देते, और आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आता है। कम से कम आप क्रिएटिव नहीं रहते। जी जी, इसमें आपकी क्रिएटिविटी मेंटेन है। मैंने कहा हमारे तो, मेरे एक बेटा है, मैंने कहा क्या रखा है, व्हाई यू आर वरीड अबाउट ऑल द थिंग्स। हम लोग जो है आराम से अपना जो 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 कर सकते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं है, सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। मैं यहाँ कॉर्पोरेट के लोगों के स्ट्रेस देख रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। रात भर नींद नहीं आती है, और वो अपने पेरेंट्स तक के मिलने के काबिल भी नहीं रहे। बोले बातें हैं तो वो कमरे में बैठे होते हैं, वो बाहर बरामदे में बैठे होते हैं। All the time on the phone, all the time on the phone. हाँ बिल्कुल। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे ये 1 वीक का सर ये कोर्स रहेगा, लेकिन सर हम 1 वीक में जितना भी सीख पाते हैं, उसके बाद यदि हम ट्रेनिंग करना चाहें तो सर हम अपने स्पेसिफिक मतलब डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, या फिर आपके पास भी ऐसी अवेलेबिलिटी है? देखिए हम वैसे कोशिश करेंगे कि जब ये सब सिचुएशंस नॉर्मल, वैसे मैं 1 डे प्रैक्टिकल का भी रखूंगा, और कुछ सेशन के बाद में जो 15 मिनट्स का हम लोग जो एक सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल पे बात करेंगे। लेकिन जब हमारी नॉर्मल, अभी तो जैसे हम लोग इस पोजीशन में नहीं है कि हम लोग मिल सकें, लेकिन जब ये सब नॉर्मल होगा तो हम लोग एक कोर्स कंडक्ट करते हैं जो प्रैक्टिकल के लिए होता है। तो उसमें आपको इंटीमेट किया जाएगा, तब आप उस कोर्स के लिए भी वहां पर हो सकेंगे। तो ये प्रैक्टिकल भी आप लोग उस समय कर सकेंगे। लेकिन अभी तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे अपने ऊपर, अपने किसी रिलेटिव पर, तो आपकी प्रैक्टिस आपकी जारी रहेगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। राइट। हेलो सर, आई एम देवांग राणा फ्रॉम वलसाड, गुजरात। हाँ सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल तो जॉब करता हूँ, तो आपका वो टाइमिंग क्या रहेगा सर? आपका वो टाइमिंग्स आपको दिनेश जी बता देंगे। अभी दिनेश जी आएंगे, वो आपको टाइमिंग्स और फॉर्मेलिटीज वगैरह वो सब आपको बता देंगे। मतलब कि हम लोग को, मेरे को मतलब कि शाम को वो करना है, सीखना है, तो कैसे कर सकते हैं फिर? ऑनलाइन सीखना है तो देखिए टाइमिंग्स तो जो आपको बताएंगे उसके हिसाब से रहेगा। ही टाइम है अपने, टाइमिंग जो डीएटी का क्लास स्टार्ट होगा वो 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और 1 by 1 8:30 बजे तक। दिनेश जी मैं तो विदा लेता हूँ, और आप इनसे अपनी बात कंटिन्यू रखिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, नमस्कार, कल मिलते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दिनेश जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी सर बोलिए। टाइमिंग क्या सर? सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले ले वाले, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ डीएटी का जो क्लास होगा वो 3 बजे से 4:30 बजे तक है, और आधे घंटे का गैप रहेगा। उसके बाद में 5 बजे से 6:30 बजे तक का मास्टर डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर का रहेगा। हाँ। और आधे घंटे का फिर और गैप रहेगा, और 7 बजे से 8:30 बजे तक ये जो एमडी एएम का रहेगा। बराबर सर। ओके सर। किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो ये नीचे इस पैम्पलेट के अंदर भी एक वेबसाइट दे रखा है, www.acupressursansthan.com के नाम से। ओके। उस पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा दें। हाँ। और तो आपका कल से जो है इंडिविजुअली जो भी कोर्स होगा उसके हिसाब से आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक अलग से लिंक आएगा, तभी आप उस
क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो और कोई डाउट हो तो ये नीचे नंबर भी लिखे हैं, इस पे आप कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके सर। हेलो। हाँ सर बताइए। तो सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो तीनों डिप्लोमा है, तो ये जो तीनों डिप्लोमा है ना, अलग अलग है। हाँ हाँ। तो क्लिनिक खोलने के लिए क्या तीनों करने जरूरी है क्या? हाँ, आप एक अल्टरनेट थेरेपी आप अगर करेंगे यहाँ तक तो आप मतलब एक कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आप डीएटी और एमडी अगर सपोज 2 कोर्स तो करें तो एटलीस्ट एक्यूप्रेशर का एक पोर्शन तो कंप्लीट होगा। नहीं तो आप क्या डीएटी करेंगे तो एक पोर्शन आपका कंप्लीट होगा। नहीं तो आप ये जो डीएटी के अंदर हम आएंगे रिफ्लेक्सोलॉजी पे, ओनली हैंड एंड फुट के ऊपर कहाँ कहाँ पॉइंट्स होते हैं वो बताएंगे। और मेरिडियनोलॉजी के अंदर जो आएगा पूरी बॉडी के ऊपर कहाँ कहाँ पॉइंट्स रहते हैं। तो एक्यूप्रेशर का एक पूरा पोर्शन, ये फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, ये दोनों कंप्लीट होगा तो एटलीस्ट एक्यूप्रेशर से आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट में अगर जाना चाहें तो एमडीएम जो अल्टरनेटिव दूसरे थेरेपी जो रहती है, सुजोग है, मैग्नेट है, कलर है, साउंड है, एक्यूप्रेशर के अलावा जो थेरेपी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सर ये जो मैं सिर्फ मास्टर डिप्लोमा कर दूँ सर? हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ दिनेश सर। हाँ जी बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही। सर हम MD करने के बाद तो हम लोगों को कुछ वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी आप प्रोवाइड करते हैं बाद में कोर्स? हाँ वो पूरा किट आएगा, वो पूरा किट आएगा। किट है ना? जी बिल्कुल, वो पूरा किट आएगा। और अभी जो प्रैक्टिकल वाली अभी बात की थी, हाँ तो ये जैसे नॉर्मल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा जोधपुर सेंटर पे 3 दिन का जो प्रैक्टिकल सेशन रहेगा वो ही फीस के अंदर इंक्लूडिंग है। तो वो आप कभी भी यहाँ हमारा सेशन रहेगा तो आपको इंटीमेशन भी मिल जाएगा, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप किट तो भेजोगे ना उस किट के लिए? हाँ वो बड़ा आएगा। वो हेल्पफुल रहेगा ना? वो बाइक को नहीं रहेगा बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, वो बाइक को जाएगा। थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो है एक्यूप्रेशर सर्टिफिकेट कोर्स जो हैं, जो एक्सपीरियंस के बाद में कोर्सेज करने के बाद में सर्टिफिकेट जारी होगा, उसके पश्चात उस सर्टिफिकेट के जरिए हम लोग अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं या अन्य भी कोई हमें मान्यता लेनी पड़ेगी? नहीं, अलग से कोई आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इन्हीं थेरेपी को सीखने के बाद में आप अपना सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और क्लिनिक चला सकते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा या अन्य किसी प्रकार की कोई इस पे? हाँ, अपन न तो CMSO के अंदर आते हैं, न अपन न कोई चीज का ड्रग्स वगैरह का यूज करते हैं, तो अपन किसी चीज कहाँ पर कहीं पर भी कोई भी डिपार्टमेंट में अपन को रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी सर। सर क्लास ज्वाइन करने के लिए जो आपने वो लिंक दे रखे है, उसमें से वो फॉर्म भरना है, उसकी फीस क्या है सर? फीस? हाँ। कौन सा वो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपने वेबसाइट लगाई? हाँ हाँ, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर के आप जो कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो आप चूज कर दें, नीचे फीस आ जाएगा अपना। तो वो पूरी अभी पे करना है क्या? हाँ बिल्कुल, वो अभी आप फॉर्म के साथ में पे करना है। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था मुझे सिर्फ मास्टर डिप्लोमा करना है, तो वो एक सेलेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, वो आप एक अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैंने MD का करस्पॉन्डेंस का कोर्स मैंने ज्वाइन किया है अभी। पिछले महीने मैंने ज्वाइन किया था, तो क्या हम लोग भी ये क्लास अटेंड कर सकते हैं? नहीं सर, वो करस्पॉन्डेंस का अलग से है। तो आप अगर इसका पोर्शन ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप एक ये नंबर लिखे हुए हैं 72320, ये है नंबर, इस पे आप एक बार कॉल कर दें तो एडिशनल जो भी चार्जेस है वो आपको बता देंगे। ओके, तो यार करस्पॉन्डेंस में मुझे बुक्स वगैरह मिला, मैंने उसको स्टडी कर लिया और एग्जाम का पेपर भी मैंने फिलअप कर लिया है।
तो बस यही था कि अगर ये लाइव वाले सेशन में अगर आपसे थोड़ा कुछ जानकारी डॉक्टर साहब से मिले तो वो काफी अच्छा रहता है। हाँ, तो उसके लिए आपको अलग से हम क्या ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ बात कर लेता हूँ उनसे। जी जी बिल्कुल। ठीक, ओके, धन्यवाद। हेलो सर। जी जी सर, ये जो जैसे मैं 4000 वाला कोर्स करती हूँ, जी। तो इसमें भी किट वगैरह भी आएगी आपकी, जो सर जैसे सर ने बताया कि उससे करना रहता है? किट सब में आएगा, किट सब में आएगा। अच्छा, और सर जैसे अपन मतलब जैसे अभी केवल ये करें और बाद में दूसरा अगर अपने को लगे तो वो कर ले, तो ऐसा भी चलेगा? हाँ, वो भी कर सकते हैं ना, 1 by अच्छा, 1 भी और कर सकते हैं। सर इसके बाद भी अपन जैसे प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं 400, मतलब ये 4000 का कोर्स करके? हाँ, फिर आप रिफ्लेक्सोलॉजी कर पाएंगे, ओनली हैंड एंड फुट के अंदर कहाँ कहाँ पॉइंट्स होते हैं उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। क्या सर, एक फिर से सर नहीं समझ में आया। रिफ्लेक्सोलॉजी वो होता है जहाँ पे हैंड, हाथ और पाँव के अंदर कहाँ कहाँ हाँ, पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर बताया जाएगा। अच्छा, केवल हाथ पैर का बताएंगे हाँ, इसमें? हाथ और पाँव का। और सेकंड लेवल जो अच्छा, ये अच्छा। नीचे लिखा हुआ है, लेवल सेकंड MD एक्यू, वो हाँ, लेवल है मेरिडियनोलॉजी, हाँ। बॉडी के ऊपर कहाँ कहाँ पॉइंट्स रहते हैं। अच्छा, अच्छा। जैसे एक अंगूठे के ऊपर आप चार्ट कहीं देखा होगा एक्यूप्रेशर का, हाँ, हाँ। तो उसके ऊपर एक पूरी बॉडी का चित्र बना हुआ आता है। हाँ सर। तो उसके ऊपर यहाँ पे हैंड पे जैसे माइग्रेन का पॉइंट है, तो उसको अच्छा, हैंड इसमें अंगूठे के ऊपर कहाँ पॉइंट रहता है, तो वो इस फर्स्ट लेवल में आएगा। और सेकंड लेवल में जैसे माइग्रेन का कोई पॉइंट है तो वो यहाँ पे आएगा, पूरी बॉडी पे डायरेक्ट पॉइंट बताया जाएगा। अच्छा, मतलब वो सब सारे सेकंड लेवल में आएंगे, फर्स्ट में खाली हाथ और पैर का बताएंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना सर? अच्छा सर। और किसी का डाउट? एक्सक्यूज मी। हाँ जी। हाँ, मुझे थोड़ा डाउट था। जो अभी हम मास्टर डिप्लोमा एक्यूप्रेशर में करेंगे तो इसमें रिफ्लेक्सोलॉजी का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा क्या? मतलब अभी मैंने डायरेक्टली सेकंड लेवल पे अभी रजिस्टर करना चाहती हूँ, तो उसमें हाँ, रिफ्लेक्सोलॉजी का कुछ भी रिफ्लेक्सोलॉजी नहीं आएगा, नहीं नहीं रिफ्लेक्सोलॉजी नहीं आएगा, उसमें मेरिडियनोलॉजी आएगा, ओनली बॉडी, पूरी बॉडी पे कहाँ कहाँ पॉइंट है वो आएगा। और अगर अभी हमें अल्टरनेटिव मेडिसिन का करना है तो आपका नेक्स्ट सेशन कब रहेगा? मतलब क्योंकि अभी जो टाइमिंग की मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे अभी ये टाइमिंग इवनिंग का सेट नहीं होता है, तो नेक्स्ट कब आ सकता है? क्योंकि वो अल्टरनेटिव मेडिसिन भी करना है। 1 month आफ्टर 1 month आएगा। आफ्टर 1 मंथ आएगा। ओके हाँ ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सर इसमें कलर थेरेपी भी आ जाएगी ना? इसमें क्या चीज? कलर थेरेपी भी सिखाया जाएगा ना? कलर थेरेपी ना? हाँ हाँ, कलर थेरेपी आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कलर थेरेपी आएगा, मैग्नेट आएगा, सुजोग आएगा, साउंड आएगा, पिरामिड आएगा, रेकी आएगा। पर ये तो सर थर्ड लेवल में आएगा ना? हाँ, वो थर्ड लेवल में आएगा, MD एक्यू, मास्टर डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन में। ऑल्टरनेटिव में आएंगे ना? जी जी। और किसी को डाउट है तो आप बता दें, हम क्लियर कर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके मैम। आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो अभी यहीं आज का सेशन हम एंड करते हैं। तो कल वापस 3 बजे जिस चीज़ की क्लास है उसमें आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेज देंगे। तो जिन्होंने अभी वापस रिपीट करता हूँ, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लें। और कोई डाउट है तो जो नंबर दे रखे हैं उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सर कितने बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? आप रजिस्ट्रेशन कल दोपहर से पहले पहले आप करवा लें। अच्छा, हाँ, 12 बजे से पहले आप करवा लें तो आपको लिंक टाइमली भेज दिया जाएगा। अगर वो लेट हो गए तो सर, जैसे वो टाइम हो गया अपने क्लास का, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो सर वो क्लास छूटेगी? ऑनलाइन है, आप करवा लो ना।
वो तो है, लेकिन लॉकडाउन हाँ की वजह से रजिस्ट्रेशन बैंक करवाना में पड़ेगा ना, ये तो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओके ओके सर। जी। ओके, नमस्कार।